आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर जनपद स्थित है? तो गोरखपुर का नाम आया है तो गोरखपुर जनपद आपका राप्ती नदी के किनारे स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको इन चारों ऑप्शंस के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल भी यहीं पर देकर चलूंगा। जैसे घाघरा नदी, घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर है, जो तिब्बत में मैप चाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। यह तिब्बत, नेपाल व भारत से होकर बहती है। बात करूं गंडक नदी की, तो गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। गंडक नदी को महाकाव्यों में सदा नीरा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही रिसर्च करके यहां पर लाया गया है। आपको किसी अन्य और वीडियो में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, यूपी के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये भी गोरखपुर से ही आते हैं। और गीता प्रेस कहां पर स्थित है? तो यह भी गोरखपुर के अंदर ही स्थित हो जाती है। अब अगर बात करूं सरयू नदी की, तो सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या शहर स्थित हो जाता है, जहां पर हाल ही में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। बात करूं गोमती नदी की, तो गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ व जौनपुर शहर बसे हुए हैं। तो आपको नदियों से इतना फैक्ट आपको यहां पर पता रखना है। एक क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहीं पर क्लियर कर दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों हर एक क्वेश्चन के साथ आपको उसके ऑप्शन से संबंधित कुछ ना कुछ अलग फैक्ट जरूर देखने के लिए मिलेंगे। यही एकमात्र तरीका होता है कि यदि आपने थ्योरी को पूरा बेस से नहीं पढ़ा है, तब भी आप 360 डिग्री क्वेश्चंस को आराम से हल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? आपसे पूछा है इन 4 नदियों में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस व हिंडन। ये सारी ही नदी यमुना की सहायक नदी है। तो इनमें से चंबल नदी भी सहायक है, बेतवा भी सहायक है और केन भी सहायक है। अब ये जो आपकी कल्याणी नदी है ना मेरे दोस्त, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए। अब बात यमुना नदी की हुई है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको जान लेने चाहिए। जैसे यमुना नदी की लंबाई कुल मिलाकर 1376 किलोमीटर है और यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी का ही अन्य नाम कालिंदी व खुला नाला भी हो जाता है। बात करूं इसके उद्गम स्थान की, तो यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपुर चोटी से होता है। तो इतना फैक्ट आपको यमुना नदी से कम पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? तो आपको गंगा के दाहिने किनारे पर बसे हुए नगर व गंगा के बाएं किनारे पर बसे हुए नगर भी ध्यान रखने हैं। बात करूं गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नगर कौन सा नहीं है, तो बात करूं आपका कानपुर जो है ये भी दाएं किनारे पर बसा हुआ है, हरिद्वार भी दाएं किनारे पर है, प्रयागराज भी दाएं किनारे पर है। लेकिन ये जो आपका वाराणसी है ना मेरे दोस्त, ये आपका गंगा के दाहिने किनारे पर बसा हुआ शहर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूं गंगा की, तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको यमुना नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, इसी प्रकार से मैं आपको गंगा नदी का भी यहां पर बेस क्लियर कराकर चलूंगा। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है ना वो 2525 किलोमीटर हो जाती है। और अगर आपसे पूछ ले कि गंगा नदी की उत्तर प्रदेश के अंदर कुल कितनी लंबाई है, तो लगभग 1450 किलोमीटर है। अच्छा, अगर आपसे पूछता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिलों से होकर बहती है, तो आपको बताना है कुल मिलाकर यूपी के 28 जिलों से होकर गंगा नदी बहती है। प्रवेश कौन से जिले से करती है? तो गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है तथा बलिया जिले से होकर उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। तो उम्मीद करूंगा आपका गंगा नदी के बारे में भी कुछ फैक्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में रटोल आम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो रटोल आम जो है ये बागपत व मेरठ के अंदर उत्पादित किया जाने वाला आम की एक प्रजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी रटोल आम की, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ही कुछ बहुत सी भिन्न भिन्न प्रकार की आम की कैटेगरियां हैं व उनसे संबंधित जनपद भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उन सभी आम की प्रजाति व संबंधित जनपद को यहीं पर देखकर चलते हैं। जैसे रटोल आम के लिए तो बागपत व मेरठ फेमस हो जाता है, लेकिन जो दशहरी आम है, दशहरी आम के लिए लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र प्रसिद्ध है। लंगड़ा आम के लिए आपका वाराणसी प्रसिद्ध जनपद हो जाता है। चौसा आम के लिए सहारनपुर जनपद प्रसिद्ध हो जाता है और अमरूद उत्पादन के लिए प्रयागराज जनपद प्रसिद्ध हो जाता है। यहीं पर आंवला उत्पादन के लिए प्रतापगढ़ जनपद को प्रसिद्ध माना गया है। तो इसलिए आपको ये आम की प्रजाति सभी ध्यान रखनी है तथा इनसे संबंधित बनने वाले फैक्ट भी मैंने आपको साथ के साथ बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि आपको चाहे माचिस उद्योग कहे या फिर आपको दिया सलाई उद्योग कहे, दोनों के लिए आपको आंसर ऑप्शन नंबर ए ही लगाना है, अर्थात दोनों का आंसर बरेली ही हो जाएगा।
माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला भी बरेली है और दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला भी बरेली है और बांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला भी आपका बरेली ही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य और महत्वपूर्ण उत्पादित कारखानों की, जैसे कृत्रिम रबड़ का कारखाना, ये मोदीनगर के अंदर स्थित है। बिस्किट निर्माण उद्योग, ये भी मोदीनगर के अंदर स्थित है। कैंची उद्योग हो, खेल का सामान हो या क्रांति नगर हो, तीनों के नाम से मेरठ को ही जाना जाता है। चमड़ा उद्योग हो, साबुन उद्योग हो या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता हो, तो इस नाम से भी आपका कानपुर नगर को जाना जाता है। बात करूं जेके मंदिर कहां पर है, तो जेके मंदिर भी आपका कानपुर के अंदर ही स्थित हो जाता है। बात करूं भीतर गांव का मंदिर कहां पर है, तो यह भी आपका कानपुर के अंदर ही पड़ता है। नेक्स्ट दिया सलाई उद्योग या बांस उद्योग, तो दोनों मैंने आपको पहले ही बता दिए, दोनों के अंदर बरेली ही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैं यहां पर एक क्वेश्चन के साथ आपके 7 से 8 क्वेश्चन साथ के साथ क्लियर करके चल रहा हूं। तो यदि आपको मेरे पढ़ाने का या मेरे बताने का तरीका पसंद आ रहा हो तो आप इस क्लास को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के शहरों में नदियों के किनारे किस विकल्प के साथ स्थित हैं? तो आपको बताना है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर बसा हुआ है। इनमें से एक या दो ऑप्शन सुमेलित नहीं होंगे, आपको वे ढूंढकर सुमेलित भी करने हैं। तो पहला ऑप्शन है यमुना। यमुना नदी के किनारे आप देख सकते हैं जौनपुर व लखनऊ शहर नहीं बसे हुए हैं। तो फिर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? ये जो जौनपुर और लखनऊ शहर है ना मेरे दोस्त, ये गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। बात करूं राप्ती नदी की, तो राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। बात करूं गोमती नदी की, गोमती नदी के किनारे मैंने आपको बताई दिए जौनपुर और लखनऊ शहर बसे हुए हैं। अब ये आगरा जो शहर है ये किस नदी के किनारे है? तो आगरा शहर आपका यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करूं सरयू नदी की, तो सरयू नदी के किनारे आपका अयोध्या शहर स्थित है। तो उम्मीद करूंगा आपको चारों ऑप्शन व उनसे संबंधित नगर भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है इसका कारखाना वाराणसी के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात वाराणसी की हुई है तो रेलवे संग्रहालय भी आपका वाराणसी के अंदर ही स्थित हो जाता है। बात जब रेलवे की हुई है तो भारत के अंदर रेलवे के कुल मिलाकर 18 जोन हैं, जिनमें से 2 जोन जो हैं वे उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित हैं। अब वे 2 जोन कौन से हैं? तो पहला तो हो जाता है उत्तर मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय प्रयागराज के अंदर स्थित हो जाता है। दूसरा है पूर्व उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय गोरखपुर के अंदर स्थित है। तो दोनों से पिछले एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, इस बार भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आपको इन दोनों ही पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है? दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए निकाल कर लाया हूं जिन्हें देखकर आपकी भूख भाग जाएगी, और इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट उसके साथ दिए गए हैं, आप पूरे यूट्यूब पे घूम लेना, आपको कहीं और भी ये फैक्ट नहीं मिलेंगे। बात हुई है तुलसी मानस मंदिर की, तो तुलसी मानस मंदिर जो है वो आपका वाराणसी के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात मंदिरों की हुई है तो यूपी के अंदर जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको मैं सभी को एक साथ आपको यहीं पर बताने वाला हूं। जैसे पहले नंबर पर आ जाता है हनुमानगढ़ी, तो हनुमानगढ़ी आपका अयोध्या के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर तो आप सभी को पता है, यह भी अयोध्या के अंदर ही बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हो चुका है। नेक्स्ट है सीता की रसोई, तो सीता की रसोई आपकी अयोध्या के अंदर स्थित हो जाती है। तो अब अयोध्या के अंदर पड़ने वाले मंदिर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद वाराणसी के अंदर जो मंदिर पड़ते हैं उनको देख लेते हैं। पहला है तुलसीदास मंदिर, तुलसीदास मंदिर वाराणसी के अंदर स्थित है। भारत माता मंदिर, यह भी वाराणसी के अंदर स्थित है। संकट मोचन मंदिर, यह भी वाराणसी के अंदर स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर, यह भी वाराणसी के अंदर स्थित है। मां अन्नपूर्णा मंदिर, यह भी आपका वाराणसी के अंदर हो जाता है। और 84 घाट, यह भी वाराणसी के अंदर स्थित हो जाता है। इसी के साथ एक मस्जिद भी है जो कि वाराणसी के अंदर स्थित है, जिसका नाम है ज्ञानवापी मस्जिद, यह भी आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मथुरा, तो मथुरा के अंदर पड़ने वाले कुछ मंदिर आपको यहीं पर बता देता हूं। जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि, यह भी आपका मथुरा के अंदर है। द्वारकाधीश मंदिर, यह भी आपका मथुरा के अंदर है। इस्कॉन मंदिर, यह भी आपका मथुरा के अंदर है। प्रेम मंदिर, यह भी मथुरा के अंदर है। बांके बिहारी मंदिर, यह भी मथुरा के अंदर है। सोमेश्वर महादेव मंदिर, अब ये प्रयागराज के मंदिर हैं जो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। पहला है सोमेश्वर महादेव मंदिर जो कि प्रयागराज में है, दूसरा है वेणी माधव मंदिर, ये भी प्रयागराज में है। तो इतने मंदिर आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए। इन्हीं मंदिरों के अंदर से आपको अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर और स्थान सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा मंदिर किस स्थान पर है, और इन 4 ऑप्शन में से एक मंदिर ऐसा लिखा हुआ है जिसका स्थान बिल्कुल सही नहीं है, तो आपको उसकी पहचान करनी है।
जैसे कि राम जन्मभूमि, ये आपका अयोध्या के अंदर है, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये आपका मथुरा के अंदर है, बिल्कुल सही है। सारनाथ मंदिर, ये आपका वाराणसी के अंदर है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है ना मेरे दोस्त, ये आपका प्रयागराज के अंदर नहीं, ये भी आपका वाराणसी के अंदर ही स्थित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस शहर को दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो भारत के अंदर एक ऐसा शहर है जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, तो उस शहर का नाम है वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह वाराणसी शहर जो है, यह वरुणा व 80 नदियों के बीच पड़ता है, इसी कारण से इसका नाम वाराणसी रखा गया है। बात करूं आगरा की, तो आगरा को आप पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, आप आगरा के बारे में एक फैक्ट बता पाओगे कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वह कब की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 के अंदर की गई थी। बात करूं सारनाथ की, तो सारनाथ वही जगह है जहां पर बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था। सारनाथ में ही आपका धमेक स्तूप भी स्थित हो जाता है। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम अयोध्या के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद ऐसे हैं जिनको प्राचीन या पूर्व काल में कुछ अन्य नामों से पुकारा जाता था। तो ये नाम भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो अयोध्या जो था, ये अयोध्या का पूर्व नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यदि कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि अयोध्या को प्राचीन काल में साकेत के नाम से जाना जाता था, तो मेरे भाई बिल्कुल सही बात है। साकेत के नाम से भी अयोध्या को ही जाना जाता था और अयोध्या के नाम से भी अयोध्या को ही जाना जाता था। तो अयोध्या के दो प्राचीन नाम हो जाते हैं, आपको इन्हें ध्यान रखना है। अब जब अयोध्या की बात कर ही रहे हैं, तो अयोध्या वह शहर है जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूं, अयोध्या को ही कौशल जनपद की राजधानी भी कहा जाता था। यह क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 2018 वाली भर्ती में एक बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अयोध्या का पुराना नाम साकेत भी हुआ करता था और अयोध्या को ही पूर्व में अयोध्या के नाम से भी जाना जाता था। बात करूं कन्नौज की, तो कन्नौज का पुराना नाम क्या था? तो कन्नौज को पूर्व में कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता था। कन्नौज को ही इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बात करूं झांसी की, तो झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर हुआ करता था। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। कानपुर का पुराना नाम कान्हापुर हुआ करता था। तो आपको इतना फैक्ट इनसे पता होना चाहिए। बात करूं दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो यह भी आपका कान्हापुर अर्थात कानपुर के अंदर स्थित हो जाता है। चीनी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, यह भी आपका कानपुर के अंदर स्थित है। लेकिन जो आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान है ना मेरे दोस्त, ये लखनऊ के अंदर स्थित हो जाता है। तो चीनी और गन्ना अनुसंधान संस्थान में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, वह दोनों के स्थान भी आपको अलग अलग ही ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 महाजनपदों की अवधि के दौरान शूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें से एक महाजनपद था शूरसेन। इस शूरसेन जनपद की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मथुरा को पूर्व में मधुरा के नाम से भी जाना जाता था, वह इसी का अन्य नाम शूरसेन नगरी व पेड़ा नगरी भी पड़ा हुआ है। तो आपको दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंडन हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? तो ये जो आपका हिंडन हवाई अड्डा है ना, ये आपका गाजियाबाद जिले के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डे आपको बता देता हूं, जैसे कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर अमोसी हवाई अड्डा भी कर दिया गया है, यह आपका लखनऊ के अंदर स्थित हो जाता है। और चौधरी चरण सिंह के नाम पर ही एक स्टेडियम भी है, जो कि आपका मुजफ्फरनगर के अंदर स्थित है। बात करूं हिंडन एयरबेस की, तो यह आपका गाजियाबाद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जिसका नाम बाबतपुर हवाई अड्डा भी कर दिया गया था, ये आपका वाराणसी के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट है खेरिया हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो जो आपका खेरिया हवाई अड्डा है ना मेरे दोस्त, ये आपका आगरा के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट है चकेरी हवाई अड्डा कहां पर है? तो चकेरी हवाई अड्डा आपका कानपुर के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट है बमरोली हवाई अड्डा कहां पर है? तो यह आपका प्रयागराज के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर हवाई अड्डा कहां पर है? तो भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा आपका मेरठ जिले के अंदर स्थित हो जाता है। तो इतने हवाई अड्डे आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद करूंगा आपने एक एक पॉइंट को ध्यान से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस नाम से या किस रूप में भी जाना जाता है? तो आपको बताना है कि लखनऊ का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है। तो ये जो आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपका हैदराबाद के अंदर स्थित है। ये आपका स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंदर स्थित है। लेकिन ये जो आपका चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है,
इसी को ही लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपका वाराणसी के अंदर स्थित हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा आपको इतना फैक्ट जानकर अच्छा लगा होगा। अब बात करूं यूपी के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, तो मेरे दोस्त यूपी के अंदर कुल मिलाकर 4 ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आपको एक एक करके बता देता हूं। पहला है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा हो जाता है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ के अंदर स्थित है, और चौथा हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो कि वाराणसी के अंदर स्थित हो जाता है। तो ये सारे ही फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं तथा अपनी कॉपी में नोट कर चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? तो ये जो राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है ना, ये मेरठ जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति बोल लो, ये क्रांति या संग्राम आपका मेरठ के अंदर से ही शुरू हुआ था। तो इसलिए उस क्रांति के सभी संग्रहालय जो हैं वे मेरठ के अंदर ही बनाए गए हैं। बात करूं लखनऊ की, तो लखनऊ के अंदर आपका राजकीय संग्रहालय स्थित हो जाता है। वह ये जो राजकीय संग्रहालय है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन संग्रहालय भी माना जाता है। बात करूं मथुरा की, तो मथुरा के अंदर आपका राजकीय जैन संग्रहालय स्थित हो जाता है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो यह आपका कुशीनगर व गोरखपुर के अंदर स्थित हो जाता है। बात करूं रानी महल संग्रहालय की, तो ये आपका झांसी के अंदर स्थित हो जाता है। और बात करूं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की, तो ये आपका वाराणसी के अंदर स्थित है, जहां पर आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्थित है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को कनेक्ट करके आपको याद करने की कोशिश करनी है। आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य कला लखनऊ में स्थित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज लखनऊ में स्थित नहीं है। बात करूं छतर महल की, ये भी आपका लखनऊ में है। रूमी दरवाजा भी आपका लखनऊ में है। सिकंदर बाग भी आपका लखनऊ में है। लेकिन ये जो शाही पुल है ना मेरे दोस्त, ये आपका लखनऊ के अंदर स्थित नहीं है, ये आपका जौनपुर नगर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको बता दूं, छतर महल लखनऊ में है, रूमी दरवाजा लखनऊ में है, शाही पुल जौनपुर में है, सिकंदर बाग लखनऊ में है, जामा मस्जिद लखनऊ में है, भूल भुलैया या जिसे आप इमामबाड़ा के नाम से जानते हो, ये भी लखनऊ में है, केसर बाग पैलेस भी लखनऊ में है। और इमामबाड़े का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण आसफुद्दौला के द्वारा कराया गया था। बात करूं सादत अली का मकबरा कहां पर है? तो यह भी आपका लखनऊ के अंदर ही स्थित है। उम्मीद करूंगा आपको एक फैक्ट ध्यान से समझ में आया होगा। आप कहोगे तो एक बार मैं इनका फिर से रिवीजन करा सकता हूं, जैसे कि छतर महल कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। रूमी दरवाजा कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। शाही पुल कहां पर है? जौनपुर के अंदर है। सिकंदर बाग कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। जामा मस्जिद कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। भूल भुलैया या जिसे आप इमामबाड़ा के नाम से जानते हैं, लखनऊ के अंदर है। केसर बाग पैलेस कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। इमामबाड़े का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? आसफुद्दौला के द्वारा कराया गया था। और सादत अली का मकबरा कहां पर है? तो लखनऊ के अंदर ही स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद को धान का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो धान का कटोरा कहा जाता है वो चंदौली जनपद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और भारत के अंदर धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो भारत में धान का कटोरा पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। धान उत्पादन में अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति आपको बताऊं, तो उत्तर प्रदेश धान उत्पादन करने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला स्थान इसमें पश्चिम बंगाल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में झंझरी मस्जिद स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर नगर में झंझरी मस्जिद स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं जौनपुर की, तो अटाला मस्जिद भी आपकी जौनपुर में ही है, लाल दरवाजा भी आपका जौनपुर में ही है, और जौनपुर को ही सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खान की याद में की थी। यह चीज आपको पता रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस के अंदर से कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। बात करूं खिचड़ी मेले की, तो खिचड़ी मेला आप सभी को मैंने बताया हुआ है गोरखपुर के अंदर लगता है, तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल सही है। बात करूं मुड़िया पूर्णिमा मेले की, तो यह मेला भी गोवर्धन के अंदर लगता है। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बात करूं देवी पाटन मेले की, तो देवी पाटन मेला आपका बलरामपुर के अंदर लगता है। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो मेरे दोस्त आपका कालिंजर मेला है, यह सोनभद्र के अंदर नहीं, यह आपका बांदा के अंदर लगता है।
तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। बात करूं नौचंदी मेले की, तो नौचंदी मेला आपका मेरठ जिले के अंदर लगता है, बटेश्वर मेला आपका आगरा के अंदर लगता है और ढाई घाट मेला आपका शाहजहांपुर के अंदर लगाया जाता है। तो आपको इतने मेले ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प बिल्कुल भी सही सुमेलित नहीं है। तो ये जो धुरिया है ना, धुरिया, ये बुंदेलखंड का है, नटवरी पूर्वांचल का है, कलाबाजी ब्रज का है, लेकिन ये जो डेडिया है ये दोआब का नहीं है, ये आपका फतेहपुर के अंदर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको इसी के साथ कुछ अन्य लोक नृत्य और बता देता हूं, जैसे धुरिया, ख्याल व पाईडंडा ये बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। नटवरी, धोबिया व छोलिया ये पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं। कलाबाजी, अवध, झूला व चिरकुला ये ब्रज के लोक नृत्य हैं और डेढ़िया जो है ये फतेहपुर का लोक नृत्य है। तो आपको लोक नृत्य, तो आपसे लोक नृत्य से भी इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको प्रिपेयर रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के विकास हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की जो स्थापना है वो 1976 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको थोड़ा डिटेल से बताऊं तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 30 दिसंबर 1976 को की गई। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही भारत भारती पुरस्कार भी दिया जाता है। बात करूं महात्मा गांधी साहित्य सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और आपका हिंदी गौरव सम्मान भी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही दिया जाने वाला एक सम्मान है। तो आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना के बारे में भी पता लग चुका है, व इसके द्वारा दिए जाने वाले सम्मान व पुरस्कारों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। कहो तो आपको एक बार और रिवीजन करा देता हूं कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा कौन कौन से सम्मान प्रदान किए जाते हैं। पहले नंबर पर आ जाता है आपका भारत भारती पुरस्कार, दूसरा है महात्मा गांधी साहित्य सम्मान व तीसरा है हिंदी गौरव सम्मान। तीनों के तीनों पुरस्कार आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। तो किशन महाराज जो हैं, किशन महाराज आपके तबला वादक हैं, बिल्कुल सही है। कुदऊ महाराज आपके सितार वादक हैं, यही ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुदऊ महाराज का संबंध संगीत से हो जाता है, अर्थात ये एक संगीतज्ञ हैं। श्रीमती एन राजम ये वायलिन वादक हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान, ये शहनाई वादक हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 20 सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है? तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना हुई वो 1972 के अंदर की गई थी और इसकी स्थापना लखनऊ के अंदर की गई थी, ये चीज भी आपको पता रखनी है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में 1989 में स्वीकार किया गया था। यह क्वेश्चन न जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है? तो भातखंडे संगीत संस्थान जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी स्थापना 1926 में विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा की गई थी, तभी से इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया था और इसे पिछले कुछ वर्षों पहले ही 2001 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी दे दिया गया है। तो आपको इसके बारे में ये फैक्ट भी पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने सत्यम शिवम सुंदरम का चित्रण किया है? तो सत्यम शिवम सुंदरम का चित्रण शिवनंदन नोटियाल जी के द्वारा कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत माता की चित्रकला किसने बनाई थी, तो भारत माता की जो चित्रकला है वो अबिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ इससे संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी यहीं पर क्लियर करेंगे। जैसे पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल कहां पर है? तो यह आपका आगरा के अंदर पड़ता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहां पर है? ये आपकी रायबरेली फुर्सतगंज के अंदर स्थित है। नेक्स्ट राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये भी आपका फुर्सतगंज रायबरेली के अंदर ही स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये जो आपका बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान है ये लखनऊ के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब कुछ अन्य अनुसंधान संस्थान व परिषद जो कि उत्तर प्रदेश के काफी मुख्य परिषद व अनुसंधान संस्थान है, उनको यहीं पर देखकर चलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। राजकीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है? लखनऊ के अंदर है।
केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ के अंदर है। शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी के अंदर स्थित है। और जो आपका केंद्रीय पान अनुसंधान संस्थान है वो आपका महोबा के अंदर स्थित हो जाता है। तो आपको अनुसंधान संस्थान या परिषद से इतने फैक्ट तो पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में तीर्थों का राजा किसे कहा जाता है? तो तीर्थों का राजा कहो या तीर्थराज कहो या आप उसे संगम नगरी कहो, तो तीर्थों का राजा आपका प्रयागराज को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो जो स्वामी हरिदास थे ना मेरे दोस्त, ये अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करो स्वामी हरिदास के जीवन के बारे में, तो स्वामी हरिदास का जन्म 1535 में अलीगढ़ के अंदर हुआ था, लेकिन इनका जीवन जो है वो वृंदावन में बीता था, इसीलिए ही हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। बात करूं अकबर का शासन कब से कब तक था, तो अकबर का शासन था 1556 से 1605 तक। और स्वामी हरिदास से आपके लिए एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वामी हरिदास ने किस शैली का विकास किया है? तो स्वामी हरिदास के द्वारा ध्रुपद धमार शैली का विकास किया गया है। इन्हीं के जो प्रसिद्ध शिष्य हैं वे हैं तानसेन और बैजू बावरा। तानसेन व बैजू बावरा के गुरु थे स्वामी हरिदास, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो खाद्यान्न उत्पादन कहो या अनाज उत्पादन कहो, बात एक ही है। भारत में उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन के अंदर पहला स्थान आ चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं पहला स्थान की, तो आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। गेहूं उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अनाज या खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अब उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान किसमें है? तो चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश की दूसरी स्थिति दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो वह है आपकी गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो यूपी की जो सबसे पुरानी नहर है, यह क्वेश्चन तो बच्चे बच्चे को पता होगा, वो है आपकी यमुना नहर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की, तो सबसे लंबी नहर आ जाती है शारदा नहर। पूर्वी यमुना नहर की सर्वप्रथम खुदाई किसके द्वारा कराई गई थी? तो ये जो पूर्वी यमुना नहर है, इसकी सबसे पहले खुदाई शाहजहां के द्वारा 1631 में कराई गई थी। इसके बाद दोबारा इसकी खुदाई अंग्रेजों के द्वारा कराई गई थी। बात करूं यमुना नहर का उत्तर प्रदेश के अंदर किस जिले से प्रवेश होता है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर जिले के फैजाबाद नाम से यमुना नहर का उत्तर प्रदेश में प्रवेश होता है। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर का उद्गम कहां से है? तो ऊपरी गंगा नहर का उद्गम हरिद्वार से होता है, और जो निचली गंगा है इसका उद्गम आपका नरोरा से होता है। तो आपको इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1930 के अंदर नलकूप से सिंचाई करने का सबसे पहले प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? अर्थात आपसे क्वेश्चन के अंदर यह पूछना चाह रहा है कि 1930 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहला कुआं किस जिले में खोदा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरठ। अर्थात मेरठ जिले के अंदर नलकूप से सिंचाई का सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। और नलकूप की जब बात हुई है तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा ही की जाती है। कुल मिलाकर 75% सिंचाई होती है। और नहरों के द्वारा कितनी सिंचाई होती है? तो यूपी के अंदर नहरों के द्वारा मात्र 15% सिंचाई ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? संभल के अंदर जो जामा मस्जिद पड़ती है इसका निर्माण बाबर के द्वारा कराया गया था। अर्थात बाबर का एक सेनापति था मीर बेग। मीर बेग के द्वारा ही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। बात करूं बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण भी बाबर के अन्य सेनापति मीर बकी के द्वारा कराया गया था। तो मीर बेग व मीर बकी में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। दोनों ने मस्जिद का निर्माण भी अलग अलग कराया है, तो दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के सबसे बड़े अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर कर दिया गया है? तो हाल ही में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं अल्फ्रेड पार्क की, तो यह है आपका प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी केस के तहत किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी? राजेंद्र लाहिड़ी को, अशफाक उल्ला खान को, राम प्रसाद बिस्मिल को या रोशन सिंह को? गोरखपुर जेल के अंदर जो फांसी दी गई थी वो राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं रोशन सिंह की, तो रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल के अंदर फांसी दी गई थी। और बात करूं अशफाक उल्ला खान की, तो इन्हें फैजाबाद जेल के अंदर फांसी दी गई थी। अब काकोरी कांड के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी यहीं पर बता देता हूं। जैसे कि काकोरी कांड की जो घटना है वो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। वर्तमान में इस काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन भी कर दिया गया है।
इसमें 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और यह फांसी 19 दिसंबर 1927 को तीनों लोगों को एक साथ दी गई थी। जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इन्हें गोरखपुर जेल के अंदर फांसी दी गई। अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जेल के अंदर फांसी दी गई। रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल के अंदर फांसी दी गई थी। तो इतना फैक्ट आपको काकोरी ट्रेन एक्शन से ध्यान होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत अर्थात सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लाख बहोशी पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लाख बहोशी पक्षी विहार आपका कन्नौज जिले के अंदर पड़ता है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। बात करूं समान पक्षी विहार की तो यह मैनपुरी के अंदर स्थित है। बात करूं नवाबगंज पक्षी विहार की तो यह आपका चंदौली जिले के अंदर पड़ता है और इसकी स्थापना 1984 के अंदर की गई थी। इसी को ही उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार भी माना जाता है और वर्तमान में इसी का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार भी किया गया है। बात करूं सांडी पक्षी विहार की तो सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई जिले के अंदर पड़ता है, तो ये चीज भी आपको पता रखनी है। लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज के अंदर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है और उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा पक्षी विहार है वो कौन सा है? उसका नाम है पटना पक्षी विहार, जो कि आपका एटा जनपद के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस के अंदर से बताना है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है। तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नौटंकी। नौटंकी को उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो बात हुई है डोलोमाइट के भंडार की, तो डोलोमाइट आपका सर्वाधिक सोनभद्र के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये डोलोमाइट जो है ये उत्तर प्रदेश का एक खनिज है। तो जब बात खनिजों की हुई है तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लाई गई थी? तो यह 1998 के अंदर लाई गई थी। बात करूं तांबा कहां पर पाया जाता है? तो सर्वाधिक तांबा ललितपुर के अंदर पाया जाता है। चूना पत्थर कहां पर पाया जाता है? तो मिर्जापुर प्लस सोनभद्र दोनों ही चूना पत्थर के लिए जाने जाते हैं। बात करूं हीरा कहां पर पाया जाता है? तो हीरा उत्पादन के लिए मिर्जापुर और बांदा ही सुप्रसिद्ध जिले हो जाते हैं। कोयला कहां पर पाया जाता है? तो कोयले के लिए आपका सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र काफी सुप्रसिद्ध क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट है डोलोमाइट कहां पर पाया जाता है? तो डोलोमाइट के लिए मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों ही सुव्यवस्थित जिले हैं। बात करूं यूरेनियम कहां पर पाया जाता है? तो यूरेनियम के लिए आपका ललितपुर जिला काफी सुप्रसिद्ध जिला हो जाता है। तो उम्मीद करूंगा आपको खनिजों से भी एक एक फैक्ट पता लग चुका होगा। यहां से भी आपने अपना 1 नंबर पक्का कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहां पर स्थित हैं? तो सीमेंट के कारखाने की बात हुई है। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी 2-3 बार करा दिया है। सीमेंट के कारखाने उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्जापुर व सोनभद्र के अंदर चुर्क व डल्ला क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं अफीम फैक्ट्री की तो उत्तर प्रदेश के अंदर अफीम फैक्ट्री गाजीपुर के अंदर स्थित है। एल्यूमिनियम कारखाना ये आपका सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित है। बात करूं डीजल लोकोमोटिव्स की तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स आपका वाराणसी के अंदर स्थित हो जाता है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर कागज बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो है आपका सहारनपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सहारनपुर को ही आप सिगरेट उद्योग के नाम से भी जानते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ आज की यूपी जीके की क्लास 5th को समाप्त करते हुए मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस क्लास का एक एक पार्ट व एक एक क्वेश्चन ढंग से और आराम से समझा होगा। यदि आप में से अभी भी किसी बच्चे को यह क्लास ढंग से समझ में नहीं आई है तो एक बार फिर से इस क्लास को लेने का ट्राई करना। आपको एक एक चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी तथा पिछली जितने भी क्लासेस मैंने आपको कराई हैं उन सभी का एक बार फिर से फास्ट रिवीजन कराने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक महा मैराथन क्लास का भी आयोजन करने वाला हूं, ताकि आपको एग्जाम में जाने से पहले इन सभी क्वेश्चंस का एकदम फास्ट रिवीजन प्राप्त हो सके। और बहुत ही जल्द आपके उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अधिनियम से संबंधित भी एक क्लास आने वाली है, तो उसके लिए भी आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको एक क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर अवश्य करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।